नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से। पिछले कुछ दिनों से तेजस न्यूज पर बना हुआ है और मैक्सिमम टाइम इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेके न्यूज पर बन रहा है। लेकिन जब भी हम तेजस की एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एचएएल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमें एचएएल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो 2022 के बाद साल में 24 तेजस को बना सकते हैं। लेकिन आज तक प्रैक्टिकली हमने एचएएल को साल में 12 एयरक्राफ्ट से ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाते हुए नहीं देखा। तो इस प्रोडक्शन रेट के साथ साथ हम आगे चल के कभी भी तेजस को किसी बाहर देश को एक्सपोर्ट करने में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्शन रेट के साथ हम हमारी खुद की रिक्वायरमेंट पूरा करने में हमको सालों लग जाएंगे। पर अभी एचएएल का कहना है कि वादे के मुताबिक अभी एचएएल के पास हर साल 20 तेजस को बनाने की कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन अभी इसे एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी टेक्निकली तेजस MK1 की जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है और 40 में से 30 तेजस इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं और बाकी बचे एयरक्राफ्ट की असेंबली भी अभी कंप्लीट हो चुकी है, जिनको जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। और अभी एचएएल तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को बनाना शुरू कर रहे हैं, जिनमें से 4 MK1 वर्जन के ट्रेनर को इसी साल के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी बचे ट्रेनर एयरक्राफ्ट को 2024 की मार्च से पहले इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके लिए अभी एचएएल की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक से 99GE404 इंजन के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनकी डिलीवरी मिलने के बाद तेजस MK1 को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। अभी 2023 से ही तेजस MK1 की डिलीवरी लगभग शुरू होने वाली है, यानी कि तेजस MK1 डील के अंदर जो 83 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया गया था, उनमें जो भी ट्रेनर वेरिएंट थे उनको 2023 से डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और आने वाले 4 सालों में सभी 83 तेजस MK1 की डिलीवरी को कंप्लीट करने का काम रखा गया, यानी कि 2028 से पहले ही सभी तेजस MK1 की डिलीवरी कंप्लीट होने वाली है। इस दौरान ये बात तो आप सभी को पता होगा कि तेजस MK1 की पहली टेस्ट फ्लाइट को सीक्रेटली एचएएल की तरफ से किया जा चुका है और अभी इसकी एक और फ्लाइंग टेस्ट बेड को भी बनाने की बात की जा रही है, जो कि 2023 में टेस्ट किया जाएगा। फिर 2024 के बाद तेजस MK1 की सभी फाइटर वर्जन को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। कुछ दिन पहले एक अपडेट सामने आया था कि एमरर की तरफ से अभी भारत को अपनी C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया था और वो इसको इंडियन एयरफोर्स को एक मीडियम टू हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट और मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑफर कर रहे थे, जिसे वो वर्तमान की इंडियन एयरफोर्स की C-130J सुपर hercules एयरक्राफ्ट की अल्टरनेटिव के तौर पर भारत को ऑफर करना चाह रहे थे, क्योंकि इस सेगमेंट में अभी भारत के पास कोई भी ऑफर नहीं था और C-130J एयरक्राफ्ट के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मौजूद नहीं था। लेकिन अभी एम्ब्रर की ऑफर के बाद एयरबस की तरफ से भी अपनी F400M एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने का फैसला किया गया और वो दोनों ही इंडियन एयरफोर्स की मीडियम लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर फोकस करने वाले हैं। अब C-130J सुपर hercules एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसके मुकाबले मिलेनियम या F400M सीरीज के एयरक्राफ्ट बेहतर रेंज और स्पीड को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक सेक्टर है जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के इतने चहेते एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी काफी बढ़िया रहता है, जो कि 90% से ज्यादा रहता है और ये छोटे साइज के रनवे में या फिर ऊबड़ खाबड़ रनवे में भी आसानी से टेक ऑफ या ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि इनको लद्दाख में या हिमालयन रीजन में मौजूद एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से भी ऑपरेट करने की काबिलियत देता है। इस सेगमेंट के अंदर एक एयरक्राफ्ट को एचएएल भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, जिसको पहले वो रशिया के साथ मिलकर डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इसको अपने दम पर ही डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी पीछे चल रहा है, जो कि पूरी तरीके से डेवलप होने में 15 साल से ज्यादा समय ले सकते हैं। इसी बीच एम्ब्रर की तरफ से और एयरबस की तरफ से जिन 2 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा रहा है, उनके साथ वो इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और उनमें इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करने का ऑफर भी दे रहे हैं। वैसे पहले से ही टाटा और एयरबस की जो जॉइंट फैसिलिटी है, वहां पर C-295 एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान भी किया जा चुका है, जिसके लिए पहले से ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है और उसके बाद अभी एयरबस की तरफ से अपनी F400M एयरक्राफ्ट को भी भारत को ऑफर करना और भारत में बनाना एयरबस के लिए कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं होने वाली है और वो आसानी से इसकी मदद से इंडियन मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं और एक तरीके से F400M एयरक्राफ्ट C-17 की जगह भी यहाँ पे पूरा कर सकता है, क्योंकि ये 20 टन से लेके 37 टन तक की पेलोड को ले जा सकता है और लद्दाख जैसे एरिया में मौजूद खराब से खराब रनवे में या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में भी ऑपरेट कर सकता है। अब जैसे कि अभी C-17 की प्रोडक्शन बंद हो चुका है, तो हो सकता है आगे चल के इंडियन एयरफोर्स अपने लिए
या अपनी हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट की प्लेटफॉर्म के लिए इसको सिलेक्ट कर सकता है। अगला अपडेट P-8I एयरक्राफ्ट को लेकर। आप सबको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि यूएस की तरफ से भी भारत को एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए प्रेशर कर रहा था। अब पहले तो भारत की तरफ से 2016 में किए गए एडिशनल 4 P-8I एयरक्राफ्ट की डिलीवरी मिलने के बाद 6 और एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को प्लेस करने का प्लान किया गया था। लेकिन जब से DRDO की तरफ से बात बताया गया था कि वो भी अभी एक इंडिजिनस मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तब से एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने का जो प्लान था उसको थोड़ा बैकफुट पर लिया गया था। ओरिजिनली 2019 में DRDO की तरफ से बताया गया था कि वो अभी एक इंडिजिनस मैरीटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और टेक्निकली ये P-8I एयरक्राफ्ट की बराबरी का एयरक्राफ्ट होने वाला है। और अभी हमारे पास इसके लिए सभी जरूरी सब सिस्टम और सिस्टम मौजूद है, तो किसी भी एयरक्राफ्ट में इनको इंटीग्रेट करके उनको P-8I एयरक्राफ्ट की स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अभी इसी वजह से भारत एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदना नहीं चाहता क्योंकि काफी महंगे पड़ने वाले हैं। लेकिन बोइंग की तरफ से इस डील को सील करने की हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है, पर अभी तक भारत की तरफ से एडिशनल एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। तो अभी बोइंग की तरफ से एक अलग ही वार्निंग दिया जा रहा है कि वो अभी P-8I एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को बंद करने वाले हैं और इसे बस 2024 तक ही ओपन रखा जाएगा। तो इसी बीच अगर किसी को भी P-8I एयरक्राफ्ट को या किसी भी P-8I एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर को ऐसे एयरक्राफ्ट की और जरूरत पड़ने वाली है तो वो चाहे तो ऑर्डर कर सकते, नहीं तो आगे चल के उनको ये खरीदने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें वो भारत से एडिशनल ऑर्डर को हासिल करने के लिए प्ले कर रहे हैं। वैसे अभी तक बोइंग को P-8I प्लेटफॉर्म के लिए लगभग 183 ऑर्डर मिल चुके हैं, जिनमें से 150 एयरक्राफ्ट पहले से डिलीवर किए जा चुके हैं और अभी बस यूएस नेवी के लिए 16, जर्मनी के लिए 5, साउथ कोरिया के लिए 6 और न्यूजीलैंड के लिए 4 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिनको डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद वो इनकी प्रोडक्शन को क्लोज करने की बात कर रहे हैं। तो इसी बीच वो भारत को एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर भारत को ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत है तो वो तुरंत ही इसके लिए ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, वरना आगे चल के इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। कुछ महीने पहले कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी एक AI बेस्ड ऑल टेरेन व्हीकल को डिस्प्ले किया गया था और अभी बताया जा रहा है कि फाइनली आर्मी की तरफ से अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए इस AI बेस्ड ऑल टेरेन व्हीकल को टेस्ट करने का फैसला किया गया। अभी फिलहाल इसको लद्दाख में टेस्ट करने की बात सामने आई है, जिसके बाद इसको राजस्थान में भी टेस्ट किया जाएगा। ये काइंड ऑफ हाइब्रिड व्हीकल होने वाली जिसमें बोथ बैटरी और मोटर से चलने वाली सिस्टम मौजूद है और ये दोनों से ऑपरेट किया जा सकता है। इनकी बैटरी की मदद से व्हीकल लगभग 6 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है और मोटर की मदद से यानी कि फ्यूल की मदद से करीब 14 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है, जिसके बाद इसको दोबारा रिफिल करने की जरूरत पड़ने वाली है, फिर चार्ज करने की जरूरत पड़ने वाली है। इसको बहुत डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है और इसमें जो डे नाइट कैमरा मौजूद है वो रात में भी 2 किलोमीटर तक नजर रख सकते हैं। इनकी एंड्योरेंस की बात करें तो ये इतना ज़्यादा नहीं है और ये बस 3 किलोमीटर तक ही एक बार में कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार में 500 kg तक की पेलोड को कैरी किया जा सकता है, जिसको मेनली आर्मी की तरफ से यहाँ पे लॉजिस्टिक कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है। इसको पहले भी 1 या 2 बार आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट की तरफ से और आर्मर्ड यूनिट की तरफ से टेस्ट किया जा चुका है और इसे -20 डिग्री से लेके +50 डिग्री की टेम्परेचर में ऑपरेट करने के लिए टेस्ट किया गया था। इन व्हीकल की एक और खास बात यह है कि इनको आईडी को डिटेक्ट करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अभी इस सेगमेंट में अकेला व्हीकल नहीं जिनको आर्मी कंसिडर कर रही है और आर्मी के मुताबिक अभी ऐसे और भी कई व्हीकल मौजूद है जिनको टेस्ट करने की बात की जा रही है, जिसमें टारूस रोबोटिक की तरफ से डेवलप किए गए व्हीकल भी मौजूद है जो कि लगभग 750 kg तक की पेलोड को कैरी कर सकता है। इसके अलावा आर्मी की तरफ से अभी AI बेस्ड वेपन प्लेटफॉर्म को भी डिप्लॉय करने का फैसला किया गया और अभी त्रिशूल नाम की एक AI बेस्ड रिमोट वेपन स्टेशन को भी कंसिडर किया जा रहा है, जो कि ह्यूमन मूवमेंट को डिटेक्ट करने के साथ साथ थ्रेट लेवल को देखते हुए एंगेज हो सकता है और अपने आप एंगेज हो सकता है और उसी हिसाब से फायरिंग भी कर सकता है और इसकी इफेक्टिवनेस भी काफी बढ़िया बताया जा रहा है, जो कि 300 मीटर के डिस्टेंस पर 100% एक्यूरेसी के साथ फायर सपोर्ट को प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से। अगर आपको याद होगा तो पिछले महीने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इक्विप्ड आर्मर्ड व्हीकल को खरीदने का फैसला किया गया था। इसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था,
जिनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस RFI को रिस्पॉन्ड करने के लिए अभी 2022 की अगस्त तक का टाइम दिया गया। वैसे इसमें टाटा की WHAV व्हीकल सिलेक्ट होने की चांसेस काफी ज्यादा है और पहले भी टाटा की WHAV व्हीकल को बेस करके इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर बनाने की कॉन्सेप्ट सामने आ चुके थे। लेकिन जब तक इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी सभी कंपनी सामने नहीं आते तो किसी को भी यहाँ पे विनर बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि टाटा की WHAV व्हीकल के अलावा VML और कल्याणी ग्रुप के पास भी ऐसे कैटेगरी के व्हीकल मौजूद है जिनमें आगे चल के आसानी से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इनमें से जो भी L1 बिल्डर साबित होगा या फिर टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा उसे इस टेंडर में शामिल किया जा सकता है। लेकिन जिन भी व्हीकल को यहाँ पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा उनको इंडिजिनसली डेवलप करने की बात की गई है और उसमें कम से कम 50% तक इंडियन सिस्टम की इस्तेमाल होने की कंडीशन रखा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।